हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और कुछ स्पेशली इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना का सोचते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज सेक्शन आपके लिए लास्ट में ज़रूर उसको देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन ग्लोबल न्यूज़। तो ग्लोबल में सबसे पहले यूएस स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में पहले हम बात करना चाहिए हमेशा। और क्योंकि हमेशा ट्रम्प बाबा की कुछ ना कुछ अलग नई न्यूज़ जो है हमें रोज़ मिलती है, तो उसको ही डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो यूएस मार्केट्स थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। तो अगेन एक बहुत ही अच्छा उसके ऊपर एक किसी ने बोला था कि while equities may come under some near-term pressure, investors are increasingly becoming numb to the tariff headlines, instead focusing on the trend lines. तो बेसिकली क्या है ना कि इतनी सारी टैरिफ्स की न्यूज़ हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट जो है थोड़ा सा उसको एक मतलब ज़्यादा उसको भाव दे नहीं रहा है। राइट। तो कल भी यही हुआ कि अभी न्यू टैरिफ लेटर्स चल रहे हैं। आई एम श्योर आपने कल परसों भी ये न्यूज़ में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप इज डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स कि भाई ये तुम्हारा फाइनल टैरिफ है, तो ये गिफ्ट है तुम्हारा, ये दिस इज द टैरिफ, फाइनल टैरिफ। राइट। तो वो चीज़ जो है चल रही है। तो कुछ नए कंट्रीज़ को बेसिकली वो टैरिफ का लेटर भेजा गया है। अभी तक इंडिया को नहीं मिला है। तो आई डोंट नो इट इज़ अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, बट अभी तक इंडिया को नहीं मिला है वो टैरिफ लेटर। और यूरोप को भी नहीं मिला है। तो यूरोप इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि भाई पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मिल चुका है। तो विल टॉक अबाउट इट एज वेल। तो ये भी बात हो रही है कि 50% ड्यूटीज़ लगी कॉपर के ऊपर। तो उसके ऊपर कॉपर और 200% ड्यूटी ऑन फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स के ऊपर भी ट्रंप ने बोला है, जबकि अभी तक लेवी नहीं हुई है। बट ही सेड ही वुड इम्पोज, राइट, 50% कॉपर पे और 200% ऑन फार्मा इंपोर्ट्स पे। तो वो भी एक चीज़ है। दो सेक्टर्स थोड़े से कॉपर रिलेटेड और फार्मा रिलेटेड, स्पेशली फार्मा बिकॉज इंडिया इज काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है। तो वो थोड़े से आप मान सकते हो कि देर मे बी सम रेजिस्टेंस या फिर वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रेशर बन सकता है मार्केट में। राइट। ओवरऑल यूरोप इज एक्सपेक्टिंग कि उनके पास लेटर नहीं आना चाहिए बिकॉज देर इज़ अ ट्रेड डील का एक्सपेक्टेशन है कि एक दो हफ्ते में वो फाइनल हो जाएगी। जिनके पास लेटर आ चुका है, राइट, तो उसमें से मेजर मेजर जो बड़ी इकोनॉमीज़ है, एक तो जापान है, वो ऑलरेडी शायद परसों बात हुई थी। साउथ कोरिया है, राइट। अगर हम बड़ी इकोनॉमीज़ की मेजरली बात करें तो ये बड़ी साउथ अफ्रीका है, एक मान सकते हैं। राइट। तो ये सब जो इंडोनेशिया है, जिनको लेटर मिल चुका है। अगर अप्रैल 2 के मुकाबले अभी की बात करें कि भाई अप्रैल 2 में और अभी में क्या डिफरेंस है जो इन लेटर्स में जो टैरिफ रेट्स हैं, तो अप्रैल 2 से कुछ कंट्रीज़ के जो सेम ही है। जैसे जापान है, वो उसका एक्चुअली 1% बढ़ गया है। तो अप्रैल 2 को 24 था, अभी 25 हो गया है। बांग्लादेश का 2% कम हो गया है, 37 से 35 हो गया है। राइट। थाईलैंड इज सेम 36%। राइट। और इराक का 39 से 30 हुआ है। श्रीलंका का 44 से 30 हुआ है। तो ठीक है, कुछ तो करा है उन्होंने। साउथ अफ्रीका 30 से 30 ही है। तो किसी का कुछ बड़ा है। फिलीपींस का बड़ा भी है, 17 से 20 हुआ है। ठीक। तो अगेन ये सब रैंडमली कुछ कुछ इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रीज़ को लेटर मिल गया है एज पर ट्रम्प नाउ कि ये फाइनल है टैरिफ रेट्स ऑन दीज कंट्रीज। सो ये अब नेगोशिएट नहीं होंगे। 1 अगस्त अब न्यू डेडलाइन है टैरिफ डील्स की। तो 1 अगस्त तक ये सब जो है टैरिफ्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी बाकी न्यू लेटर्स अगर किसी को मिलेंगे या ट्रेड डील्स होंगी तो वो 1 अगस्त तक ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यूएस स्पेसिफिक जो है वहाँ पर चल रहा है। बाकी कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया। तो ही सेड कि अवर फेड रेट इज एटलीस्ट 3 पॉइंट्स टू हाई, मतलब 300 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है। मतलब 3% इंटरेस्ट रेट यूएस का ज़्यादा है एज पर हिम। राइट। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि ऑब्वियसली मतलब हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लोअर द रेट। तो उसके बारे में बात चल रही है। फेड के मिनट्स भी जो कल आए, राइट, तो उसमें भी ये चीज़ है कि एक डिवाइड लग रहा है बिटवीन द वेरियस मेंबर्स ऑफ द मीटिंग। राइट। तो रिजर्व ऑफिशियल, फेड रिजर्व ऑफिशियल्स जो हैं, तो कुछ ने तो ये बोला कि भाई कोई भी रेट कट होना ही नहीं चाहिए 2025 में, बिकॉज टैरिफ्स वगैरह के ऊपर कैसा उसका इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, उसके बेसिस पे ही होना चाहिए। बाकी लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे इन द मीटिंग, दे सेड कि नेक्स्ट मीटिंग में ही
इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए यूएस में। तो देर वॉज इट इज मतलब इवन द गैप, मतलब देर इज अ गैप इन द ओपिनियन इवन इन द फेड, मतलब जो उनकी मीटिंग में भी, राइट। तो वो भी एक डिस्कशन काफ़ी चल रहा है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का भी क्लियर कंसिस्टेंट प्रेशर है ऑन यूएस फेड, ऑन जेरोमे पॉल, कि इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए आपको। और कल भी उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बेसिकली ट्वीट किया है। कल काफ़ी न्यूज़ जो चली है वो है एनवीडिया नाउ इज़ अ $4 ट्रिलियन कंपनी। $4 ट्रिलियन इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की यूएस मतलब ओवरऑल इक्विटी मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट $5.2 ट्रिलियन की है करंटली। इंडिया की जो ओवरऑल मतलब इक्विटी मार्केट है, तो उसमें से एक कंपनी यूएस की सिर्फ $4 ट्रिलियन है। तो वी कैन इमेजिन द स्केल। और मतलब काफ़ी एक बहुत अच्छा कमेंट देखा कि ऐसा बोला जाता है कि एलिफेंट कांट डांस, so definitely the elephant here is dancing, right? So such a big companies, they are consistently dancing। और ये स्पेशली अगर हम मैग्निफिसेंट सेवन पर्सपेक्टिव से देखें तो वी कैन सी देम परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। तो काफ़ी बार बोला था ना, लार्ज कैप्स विल नॉट परफॉर्म स्मॉल कैप्स, तो मतलब यहाँ तो एटलीस्ट यूएस में लार्ज कैप्स हैव बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली वेरी वेल इन लास्ट फ्यू ईयर्स, लाइक स्पेशली टेक ओरिएंटेड लार्ज कैप्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो 50% यूएस का टैरिफ लग रहा है कॉपर इंपोर्ट पे, तो उस पर काफ़ी सारा ये था कि इंडिया के ऊपर तो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर गिरा था, बट इंडिया इज स्टिल अ नेट इम्पोर्टर ऑफ कॉपर। तो हम तो कुछ खास एक्सपोर्ट करते हैं नहीं, तो इसीलिए इट सीम्स कि मोस्टली देर विल नॉट बी मेजर इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट आने वाला है, जो मेजरली यूएस इंपोर्ट करता है वो चिली से करता है, CHILE, अब चाइल बोलेंगे चिली बोलते हैं, राइट, आई थिंक चिली बोलते हैं। तो चिली से मेजरली जो है इंपोर्ट होता है, और बाकी कनाडा से होता है, पेरू से होता है, मेक्सिको से होता है, इन कंट्रीज से मेजरली कॉपर का इंपोर्ट होता है। बट अगेन इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि वाई कॉपर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है, क्योंकि कॉपर तो एक रॉ मटेरियल है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए, राइट। हर जगह यूज़ होता है, वायर में, केबल्स में, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वाई देर हैज़ बीन अ ड्यूटी विच हैज़ बीन पुट, राइट। इससे सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, राइट। तो मतलब डोमेस्टिकली इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द केपेक्स ऑफ द कंपनीज एज वेल। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है कि वाई कॉपर टैरिफ्स आर बीइंग इवन डिस्कस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप का जो ट्रेड डील, हमारी जो इंडिया और यूएस ट्रेड डील है, उसके ऊपर अभी भी कुछ मतलब रीसेंट एकदम न्यूज़ तो नहीं है। बाकी काफ़ी बार यही बात हो रही है कि मोस्टली विद इन अ वीक जो है कुछ ना कुछ एक ड्राफ्ट ऑफ ट्रेड डील विद इंडिया एंड यूएस शुड बी देयर। बट जब से ट्रंप ने ब्रिक्स के ऊपर टैरिफ लगाने की वार्निंग दी है 10%, राइट, तब से अगेन थोड़ा सा वो शेकी ग्राउंड हो गया है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में, राइट। क्योंकि अगर पहले बेस तो 10% तो वो बोल ही रहे हैं, राइट। 10% तो बेस बोला ही है ना ट्रंप ने कि भाई 10% तो सब पे लगेगा, और 10% अब इंडिया को ब्रिक्स का लगेगा, तो 20 तो यही हो गया। अब April 2 को इंडिया को 26% मिला था, तो बेसिकली अब ट्रेड डील होनी किस पे, 6% पे होनी है क्या? तो वो चीज़ें अब बेसिकली अगेन इट विल बेसिकली बी ऑन द शेकी, थोड़ा सा वो शेकी ग्राउंड हो गया है कि वो ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, या इंडिया को भी लेटर मिलेगा, राइट। तो वो वी हैव टू सी। बट डेफिनेटली अगर हम कंसिडरिंग मतलब चाइना के साथ ट्रेड डील हुई है, और तो इंडिया आई थिंक के साथ मोस्टली विद आई थिंक वी शुड हैव अ ट्रेड डील रादर देन बीइंग अ और नेगेटिव फैक्टर पे हमें उसमें मेरे को लगता है कि नहीं जाना चाहिए। बाकी कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगर हम न्यूज़ की बात करें तो स्टारलिंक को फाइनल नॉड मिल गया है टू लॉन्च सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इन इंडिया, राइट। तो अब उनको नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा उनका स्पेक्ट्रम उनको एक्वायर करना है, और फिर बाकी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस वगैरह उनको दिखाना पड़ेगा। सो इट विल स्टिल टेक टाइम, बट येस उनका काफ़ी बड़ा हर्डल जो है, उनको मेजर बड़ा जो है नॉड उनको फाइनली मिल गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जब बात हुई तो 5 मंथ डिक्लाइन के बाद इनफ्लोज के नेट इनफ्लोज में 24% का ग्रोथ आया। तो ऑलमोस्ट 23,587 करोड़ रुपीस का जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो आया है, न्यू इनफ्लो। तो पता नहीं क्यों मार्केट जब बढ़ता है तब इनफ्लो आता है, मार्केट गिरता है फरवरी मार्च में जो है वो नेगेटिव हो जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू चेंज, राइट। ये चीज़ चेंज करनी है, राइट। जबकि एस आई पी से वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ चेंज हो रही है, लाइक एस आई पी अब देखेंगे 27,000 करोड़ का नंबर आया है एस आई पी का, 27,269 करोड़ की एस आई पीज हैं, राइट, ऑलमोस्ट, राइट। और ए यू एम जो है 74 लाख करोड़ का ए यू एम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्रॉस हो गया है।
राइट। और 8.6 करोड़ लोगों जो हैं ऑलमोस्ट एस आई पीज अकाउंट्स करंटली एक्टिव हैं। एस आई पी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 8.6 करोड़ लोगों अकाउंट से एस आई पी हो रही है। सो वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी हैं, बट वही चीज़ चेंज करनी है कि वाई फरवरी मार्च में इन्फ्लोज कम हुए, उस टाइम ज़्यादा होने चाहिए। बट वही है कि मार्केट जब बढ़ता है 18-20% बढ़ गया है, उसके बाद इन्फ्लोज आ रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट द वरी शुड बी, राइट। दूसरा एक और न्यूज़ था कि एजुकेशन लोन जो एनबीएफसी डिपेंडेंट हैं एजुकेशन लोन की ग्रोथ पे, वो थोड़ा स्लो हो रहा है। FY26 में एक्सपेक्टेड है कि वो सिर्फ 25% का ही ग्रोथ होगा, जबकि FY25 में ये 50% एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ा था। तो ये चीज़, और इवन एक्चुअली फास्टर देन दैट, मतलब FY25 में 48% जो है एजुकेशन लोन बढ़ा था। FY24 में 77% जो है एजुकेशन लोन का AUM बढ़ा था, और अब जो है सिर्फ 25% है, मेजरली बिकॉज यूएस जो है इट इज़ पुटिंग लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टूडेंट वीजाज। तो और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो लोन दिए जाते हैं एजुकेशन लोन, राइट, ओवरऑल उसमें से 50% ऑलमोस्ट अमेरिका के जो बच्चे जाते हैं यूएस में पढ़ने, राइट, उनको दिए जाते हैं 50% ऑलमोस्ट। तो इसीलिए वो इम्पैक्ट जो है वो लगता है कि एनबीएफसीज जो एजुकेशन लोन से बिजनेस कमाती हैं उनको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। टीसीएस और टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आज एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली अगर मार्केट से मतलब क्लोज होने से पहले आया तो इट विल बी मतलब मार्केट में रिएक्ट नेगेटिवली और पॉजिटिवली, बट ऑफ कोर्स एक थोड़ा म्यूटेड प्रॉफिट ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट इशूज ऑफ टैरिफ्स एंड एवरीथिंग गोइंग अराउंड। तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट को, बट स्टिल मतलब इट सेट्स अप द बॉल रोलिंग, स्पेशली टीसीएस का रिजल्ट। सो इट विल बी, आई एम श्योर, वेरी वेरी, और एक वन ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट्स होते हैं न्यू क्वार्टर के, तो डेफिनेटली इट विल बी मतलब वेरी मतलब वॉच्ड इवेंट, राइट, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का एक्सपेक्टेड है कि आईपीओ प्लान्स थोड़े से डिले हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में तो नहीं होगा, एज पर सोर्सेज से है ये इन्फॉर्मेशन, अगेन देयर इज नथिंग ऑफिशियल। ओवरऑल वैल्यूएशन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म की ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन है, मतलब 85-90,000 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है रिलायंस जियो। और तो वो चीज़ यहाँ पर मानी जा रही है, या तो बेसिकली नहीं सॉरी 8.5 लाख करोड़ की कंपनी है, माय बैड ऑन दैट। ठीक है, तो ओवरऑल यही है कि रिलायंस जियो जो है उसका आईपीओ का लिस्टिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि वो नेक्स्ट ईयर शायद होगा, इस साल नहीं होगा। टाटा प्रोजेक्ट्स जो कि एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, दे आर डूइंग प्रेटी वेल। अभी उनकी ऑर्डर बुक जो है वो 30,000 करोड़ रुपीज़ की है। दे आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं। इवन मेट्रो, मतलब पुणे मेट्रो भी जब मैं देखता हूँ तो टाटा प्रोजेक्ट का नाम लिखा है वहाँ पे, तो काफ़ी सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो उनका अभी 30,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और ये माना जा रहा है कि ये 60,000 करोड़ का हो सकता है। तो इसकी लिस्टिंग की बात बीच में हुई थी, अभी तक तो कुछ न्यूज़ नहीं है, बट डेफिनेटली टाटा जो है टाटा ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म है, और एक अच्छा मतलब कंपटीशन देता है कुछ कुछ जगह पे, स्पेशली विद द हमारा जो ज्वेल है इंफ्रा का LNT, राइट। तो मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छा गवर्नेंस इसका अच्छा है, एक अच्छा कंपनी जो है ये बिल्डअप हो रही है फ्रॉम इंफ्रा परस्पेक्टिव। अदर न्यूज़ वाज ऑन द एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स का एक्जो नोबल में थोड़ा सा स्टेक था, ऑलमोस्ट 734 करोड़ रुपीज़ का उनका स्टेक था, तो वो उन्होंने कंप्लीटली अब बेच दिया है, सिंस स्पेशली JSW पेंट्स हैज़ बॉट इट। तो से JSW पेंट ने मतलब 27 जून को अनाउंस किया था ना, सज्जन जिंदल जी की जो कंपनी है, कि 74.76% स्टेक उनको एक्जो नोबल में वो लेने का प्लान कर रहे थे, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ रुपीज़ में, राइट। तो इसीलिए उसमें आई थिंक नाउ एशियन पेंट्स का भी स्टेक था उस कंपनी में थोड़ा सा, एंड नाउ दे हैव कंप्लीटली एग्जिटेड इट। तो एशियन पेंट्स को ऑलमोस्ट 734 करोड़ रुपीज़ का वो एक वन टाइम पैसा मिला है। डाबर की भी न्यूज़ थी कि डाबर हैज़ सेड कि मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग FY27 से डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब FY26 दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो ये मैंने शायद मंडे को भी कवर की थी डाबर की न्यूज़, जो उनका अपडेट आया था। तो दे आर सेइंग कि FY26 शायद बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बट FY27 से दे आर सेइंग कि डबल डिजिट CAGR ग्रोथ हमारा रहना चाहिए,
राइट, मेजरली बिकॉज ऑफ द जो हमारा जो उनका वेलनेस पोर्टफोलियो है. सो दे आर सेइंग दैट वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन मोर, स्पेशली रियल, डाबर च्यवनप्राश, हनी, हजमोला, राइट, ऑल दीज कंपनीज जो हैं, जो ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर पोर्टफोलियो है, तो वो कह रहे कोर पे फोकस करेंगे, वेलनेस पे फोकस करेंगे, और हम डबल डिजिट से ग्रो करना शुरू कर देना चाहिए FY27 से. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. तो अगेन थोड़ा सा FMCG हैज, मतलब ओवरऑल एज अ सेक्टर वी हैव सीन दे हैव नॉट डन वेल इन लास्ट एटलीस्ट 3-4 years. ठीक है, तो अब मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुई है. वैल्यूएशंस अगेन स्टिल स्ट्रेच्ड हैं, ऐसा नहीं मान सकते कि भाई वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं अपार्ट फ्रॉम फ्यू, बट वैल्यूएशंस अभी भी एक कंसर्न है FMCG में विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्रोथ. बट अगेन अब यही एक्सपेक्टेड है विद दिस मतलब टैक्स कट्स एंड एवरीथिंग इन दिस बजट. तो थोड़ा सा यहाँ पर एक, और अगर मानसून अच्छा रहा स्पेशली विद एज वेल, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि FY27 से FMCG के वॉल्यूम थोड़े से इंप्रूव होने चाहिए. बट अगेन वैल्यूएशन कैसे होंगे वो नहीं होंगे वो हमें देखना होगा. ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज ऑफ टुडे. अब आज का नॉलेज सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक आई सेड, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट, बहुत ही आई थिंक मेहनत करके लाइव मिंट जो न्यूज़पेपर है, दे हैव शेयर्ड दिस. तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं. तो एक्चुअली मेरे को भी इतना डिटेल में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं पता था. तो आई वॉज वेरी मतलब हैप्पी कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से शेयर किया. तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं ना जिनको US इक्विटी में इन्वेस्ट करना है स्पेशली, या फिर ग्लोबल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना है स्पेशली, तो उनको लगता है कि भाई कैसे करें. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स ये सब करते रहते हैं. क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड जो पहले इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है. बहुत सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो इंटरनेशनल फंड्स हैं बेसिकली, वो अब पैसा नहीं ले रहे हैं. और दे आर द इजिएस्ट वे टू इन्वेस्ट राइट इन ग्लोबल इक्विटीज. देयर इज नो डाउट इन इट, दे आर द इजिएस्ट. बाकी सब में कॉम्प्लिकेटेड है, अकाउंट खोलो, ये करो वो करो, फिर लिमिट है, ये है वो है, मतलब बहुत सारे चक्कर है. तो ये सबसे आसान था, लेकिन RBI ने वो लिमिट लगा रखी है कि $7 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते ये. तो उसके चक्कर में क्या हो गया कि बहुत सारे फंड्स जो हैं वो न्यू मनी नहीं ले रहे हैं. इवन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट. बट इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की. एक फ्यू फंड्स आई न्यू, बट अगेन आई थॉट कि भैया काफ़ी अच्छे से समझाया है इन्होंने. तो इन्होंने एक तो बताया कि भाई कौन कौन से ऐसे इंडिया मतलब डोमेस्टिक फंड्स हैं जिसमें थोड़ा इंटरनेशनल एलोकेशन भी है, मिनिमम 10% किसमें है, तो वो भी लिस्ट दी है इन्होंने. तो जैसे पराग पारिक है, उसमें 10.9% अभी इंटरनेशनल एलोकेशन है, किसी को लेना है मतलब, तो उनको पता है कि भाई 10% तो है यहाँ पे. तो ऐसे SBI फोकस में भी ऑलमोस्ट 10% है. SBI टेक अपॉर्चुनिटी फंड है कोई, उसमें 11% है. फिर मल्टी एसेट एलोकेशन है DSP का, उसमें 20% के आसपास एलोकेशन है. राइट, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई इस तरह के हमारे फंड्स हैं, फ्रैंकलिन इंडिया, टेक्नोलॉजी, कोटक पायनियर, जिसमें 10% से ऊपर इंटरनेशनल एलोकेशन. अभी US है क्या है वो देख लो. ठीक है, बस इंटरनेशनल है. पराग पारिक में तो मेजरली US ही है, बट बाकी में ऐसे ही. अब उन्होंने कहा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो पैसा अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी कोई मतलब ये मान के चलो कि कोई भी मतलब नैस्डैक 100, S&P 500 के तो इस तरह के फंड्स तो नहीं कर रहे हैं. राइट, तो अब इस तरह के एक फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज इक्विटी एक्टिव FOF है, वो कर रहा है एक्सेप्ट. वो तो 100% इंटरनेशनल एक्सपोजर, आई थिंक इट इज मेजरली US ओरिएंटेड, नाम ही US है. सेम इडलवाइज का भी US टेक्नोलॉजी इक्विटी, वो भी पैसा एक्सेप्ट कर रहा है करंटली. तो अगर आपको SIP करनी है, मतलब पैसा डालना है, तो ये दो फंड्स तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल एलोके, मतलब इंटरनेशनल फंड्स पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं. बाकी ये दोनों बेसिकली US ओरिएंटेड, प्योर US ओरिएंटेड है. फिर बाकी एक एडलवाइज का ग्रेटर चाइना भी है, PJM का और ग्लोबल इक्विटी है, एक्सिस का ग्लोबल इक्विटी है, बाकी और भी सारे फंड्स के नाम लिखे हैं, यू कैन सी. राइट, तो वेयर दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग मनी, बट मतलब दे आर, आई एम श्योर कि दे आर नॉट प्योर US, एंड मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्पेशली टेक ओरिएंटेड US इक्विटी. तो वो शायद टॉप 2 फंड्स ही आई थिंक दे आर गिविंग. और एक और चीज़ उन्होंने बोला है कि भाई ओवरसीज ETF, राइट, कि काफ़ी सारे लोग ETF में इन्वेस्ट कर देते हैं कि चलो ETF तो ले ही लेंगे. ETF जो है ना वो बहुत अच्छे मार्कअप पे चल रहा है. ठीक है, तो अभी इन्होंने बहुत अच्छा से समझाया कि भाई तो कोटक का एक नैस्डैक 100 FOF है, राइट, तो उसका ETF नहीं है, तो उसके एक साल के रिटर्न 35% है. राइट, तो जो भी है मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन और वैसे नैस्डैक 100 के रिटर्न्स वगैरह करके जो भी एक्सपेंस रेशियो सब हटा के 35% रिटर्न है. लेकिन मोतीलाल ओसवाल की नैस्डैक 100 का जो ETF है उसके 56% रिटर्न है. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीमियम चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है वो, मतलब 15-16 मतलब 20% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है. क्यों? क्योंकि डिमांड ही मतलब सप्लाई ही नहीं है ना. अभी नए यूनिट्स वो क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लिमिट.
मोतीलाल ओसवाल तो क्रिएट नहीं कर सकता। तो जो लोग बेच रहे हैं वो प्रीमियम पे बेच रहे हैं और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए वो मत करो। तो ईटीएफ मत लो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। एक बार वो लिमिट खुली ना तो एकदम से दब करके जो है रिटर्न्स चले जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि मतलब मैं कुछ काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मैंने कहा कि यार अपने को भी करना चाहिए ऐसा चीज़। तो मैंने कहा कि यार लाइव मिनट ने इतना बढ़िया काम किया है कि मेरे को लगा कि यार नॉलेज सेक्शन में आई शुड शेयर दिस विद यू। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए गाइज़। और इफ़ यू गाइज़ कैन शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली वो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ आपके थ्रू हो जाएगा, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट थर्सडे अहेड एंड ग्रेट वीक अहेड। तो कल सत्संग में भी मिलेंगे। हैव ए ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।